अवाम के लिए नए माली साल का पहला तोहफा, पेट्रोल 8, डीजल 10 रुपए महंगा। हुकूमती स्ट्रेटेजी एक हाथ से दो, दूसरे से छीन लो। क्यों हुकूमत के लिए अवाम की जेब ही आसान हदफ है। इफ्तिखार साहब, ये काहे का रिलीफ है? 3 दिन पहले गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की फी यूनिट कीमत पे 7 रुपए 41 पैसे सब्सिडी वापस ले ली गई। ये जो आज अगर मैंने रेट्स निकाल के भी देखे इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पर कोई राइज नजर नहीं आ रहा। अगर 15 जून को $71 का बैरल था, 30 जून पे वो $65 का है। अभी पिछले 15 दिन पहले 4 रुपए बढ़ाए गए, सीधा 8 रुपए 36 पैसे बढ़ाना, ये क्या रिलीफ है? किस तरह का रिलीफ है? मैं इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अल्फाज में इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि कोई एथिक्स होते हैं और कुछ जर्नलिज्म की रिक्वायरमेंट होती हैं कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुनने वाले अंदाज़ा लगाएं कि मैं इस डैश डैश में कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था। जब मुझे रात मैं सोने से पहले जब मैं आखिरी दफ़ा देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था अपने ट्विटर को, तो मैंने देखा ये क्या है। तो मैंने तो भाई 1:43 पे ही इसको कंडेम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ये तबाही का वो रास्ता है जो ख़त्म नहीं होगा। ये ट्रिकल डाउन करके आएगा सब्जी वाले पे, अंडों के ऊपर, दालों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, साबुन वाले के ऊपर, घी वाले के ऊपर, फिर मुझे देना पड़ेगा। पहले ही मुझे इतना बिल आ रहा है, मैंने उस दिन कहा 62 रुपये तक का फ़ी यूनिट हो गया है। 62 रुपये तक का फ़ी यूनिट हो गया। ये पता नहीं क्या चालाकियाँ किए जा रहे हैं। और हमारी तनख्वाहें क्या है? चले हम तो प्रिविलेज वन हैं। मेरा बेटा कह रहा है बाबा आप तो प्रिविलेज वन है, वो 6 लाख लोगों के अंदर आते हैं, और ये तो उससे भी शायद ज़्यादा प्रिविलेज है जो मेरे साथ बैठी है। तो हम तो पाकिस्तान 6 लाख अफराद का नाम तो नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को तुम निचोड़ रहे हो, तुम उनको क्यों मजबूर कर रहे हो कि वो उठ खड़े हों? देखो, एक हद होती है हर चीज़ की। फिर आदमी सोचता है कि यार अगर ज़िंदगी की नोयत ये है कि मैंने बिजली का बिल इतना देना है, मैंने पेट्रोल का बिल इतना देना है, मैंने तेल का बिल इतना देना है, मैंने गैस का बिल इतना देना है, बच्चों को मैंने अगर प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाना और अच्छी तालीम दिलानी है तो इतने देना है, तो फिर वो फैसला करता है कि ऐसी की तैसी सारों की और इस सिस्टम की और इस निज़ाम को चलाने वालों की। तो फिर वही रास्ता अपनाता है जो दुनिया में कई जगह पर अपनाया गया। ठीक है, उसमें नुकसान होता है, उसमें मुल्क के सिस्टम को झटका लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन मुल्क चलाने वालों को भी तो सोचना चाहिए ठीक हो कि वो चाहते क्या हैं। अगर वो IMF से मुआहदे कर रहे हैं तो भाई एक बात है, अगर तुम तमाम अपनी तनख्वाहें ख़त्म कर दो, जो तनख्वाहें नॉर्मल तनख्वाहें वहाँ पे आ जाओ, तमाम गाड़ियाँ महंगी वापस करो, मुफ्त पेट्रोल बिजली खत्म करो, पेट्रोल मुफ्त जो ले रहे वापस करो। जितने भी लोग पाकिस्तान में बिजली के यूनिट मुफ्त हासिल करते हैं उनसे ये हक वापस लो, तो चलो फिर शायद मुझे कोई हौसला हो जाए। आपको हौसला नहीं देना किसी ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हसन निसार साहब, क्यों अवाम की जेब हुकूमत के लिए एक नेमत बनी हुई है? खुद तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, मगर अवाम के ऊपर बोझ डालने से बाज नहीं आ रहे कि दोनों हाथ अवाम की दोनों जेबों में डाले हुए हैं। वो हैं नहीं, डे वन से यही कुछ है। मशहूर ज़माना वकला तहरीक हम सबको याद है जी। एतजाज़ हसन मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराना और करीब का रिश्ता है। वो उस ज़माने में एक नज़म सुनाया करते थे, वो चौधरी इफ्तिखार वगैरह जैसा तोहफा हम पे लादने के लिए एक नज़म सुनाया करते थे, जिसका एक मिसरा रियासत होगी माँ के जैसी। मैंने लिखा कॉलम पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, उसमें मैंने लिखा कि एतजाज भाई ये माँ के जैसी तो होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। चूँकि मेरा माजी का तजर्बा था और मैं आने वाले साल भी देख सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुने, सागर से, ये पुराने रोने हैं, ये नए मनूस नहीं है, ये कंटिन्यूटी है, इट्स द सेम फैमिली। अच्छा, सागर सिद्दीकी क्या कहता है? जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं। फॉर्म 1947 से फॉर्म 47 तक आगे चलो। दूसरा शेर मेरा जाती है, ये धरती एक ऐसा दरिया है जिसमें, ये धरती एक ऐसा दरिया है जिसमें अपने लहू से प्यास बुझाना पड़ती है। और आखिरी बात, ऐसे अवाम के साथ इससे बदतर होना चाहिए।
मेरे भाई ने, इफ्तिखार ने इधर इशारा किया है, और रोए बगैर तो सगी मां नहीं दूध देती। यह तो बदतरीन किस्म की सौतेली मां है। मौज करो और रगड़ो इन्होंने, या ये इंसान बन जाएं या ये फना हो जाएं। ठीक है जी, इंसान बनाने के लिए जा रही हैं, माएं बच्चे मार रही हैं। हसन साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंसान बनाने के लिए भी शऊर देना पड़ता है, और खित्ते में सबसे कम हमारा लिटरेसी रेट है। शऊर हो तो फिर अपने हक के लिए आवाज उठाओ। शहजाद साहब, एफबीआर टैक्स वसूलियों का हदफ 2 बार कम करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर सकी, शॉर्टफॉल मौजूद है। मतलब ये ऐलान किया जाता है कि आपने टैक्स नेट में आना है, लेकिन फिर हुकूमत खुद ये कहती है कि 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीदें, बेशक टैक्स नेट में ना आए, 10 करोड़ तक की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदें, बेशक टैक्स नेट में ना आए। क्योंकि आसान है कि आप आवाम के ऊपर और उसके बिलों के अंदर कभी 100, कभी 1000, कभी 500, कभी 200, कभी 20 रुपए डालकर अपना खाता पूरा करते रहे। ऐसा क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं कुछ और फिगर्स हैं आपके सामने पेश करता हूं अपने देखने वालों के लिए भी। अखराजात का जिक्र करते हैं जी। 2009 में आज से तकरीबन कितने 16 साल पहले की बात है। बिल्कुल। जो हमारा बजट था, वफाकी बजट पूरे मुल्क के लिए, जिससे इस दफा भी आया बजट, वो था 2 खरब रुपए। 2 खरब रुपए, खरब। और आज जो 2025 यानी 16 साल के बाद हमारा बजट जो है वो तकरीबन 18 खरब रुपए के बराबर है। यानी या तो आपकी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इन्फ्लेशन को भी बीच में शामिल कर लेते हैं किसी हद तक, कहां पे इन्फ्लेशन गई है, लेकिन जो 2 खरब रुपए का अखराजात थे आपके 2009 में, आज आपकी हुकूमत और आपका विफाक उसको 19 खरब का बजट बना के बैठा हुआ है। उसका ख्याल है कि 19 खरब की उसको महसूलात चाहिए होंगी अपनी हुकूमत चलाने के लिए। ये कहीं ना कहीं पे तो कहीं पैसा इस्तेमाल हो ही रहा है। ये देखना ये है कि ये कहां जा रहा है, ये सबसे पहला खुरा हमें यहां से ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाइए, आपने जिक्र किया 1200 अरब की कम एफबीआर ने कलेक्शन की है। जाहिर है पिछले सालों के अंदर इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड थी, कम की, आखिरी चंद माह में उन्होंने खोली ताकि ड्यूटियां शूटियां कुछ मिले और उससे कम से कम नंबर तो बड़े नजर आए। बाकी जहां तक इनकम टैक्स का मामला है, वो तो बेचारा तनख्वाहदार जिस हद तक पीसा जा चुका है, उसके बाद उसमें और की गुंजाइश नहीं है। अब ये पैसा कहां किन के पास है? उस अशराफिया के पास जिनको ये हाथ नहीं डाल सकते, जो कि टैक्स अवॉइडेंस भी करते हैं, टैक्स एवेजन भी करते हैं। और दोनों सूरतों में जायज है, क्योंकि 17.5 अरब डॉलर, 17.5 अरब डॉलर कितना बनता है? 5,800 अरब रुपया। इसकी जो है ना उनको सब्सिडीज और उनको सहूलियात दी जाती हैं। ये जो आपके अशराफिया है, सहूलियात से मुराद ये नहीं है कि उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, नहीं, ये जो आपके निजाम में मईशत के अंदर जो पैसा दिया जाता है सब्सिडीज के अंदर, वो 5,800 अरब है। बाकी पर्क्स प्रिविलेजेस उसके बाद आते हैं। सही। तो अगर आपको ये 19 खरब का कोई कभी मसरफ समझ आ जाए तो मुझे भी बताइएगा कि क्या वजह है, क्योंकि बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। कहां से पैसा लें? अशराफिया को तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसी हम मेरी और आपकी जेब में से निकालेंगे, कभी बिजली के मद में, कभी किस। 500 अरब रुपया आपके वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले कहा कि 500 अरब रुपए की बिजली पाकिस्तान में सालाना चोरी होती है। सही। तो उस 500 अरब को टैक्स हमने शामिल कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, 500 अरब का टैक्स ज्यादा लगा दिया हमने कि लो यार, तुम चोरी करो जो कर रहे हो, तुम्हें तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि तुम हमारे वोटर हो और तुम हमारे साथ लड़ाई करते हो, और रियासत कमजोर है, रियासत उनको काबू नहीं कर सकती। रियासत के जो बाकी दूसरे लफ्जों में रियासत क्या सिखा रही है? सभी चोरी करो क्योंकि हम चोर को नहीं पकड़ सकते, या सभी पिसो? बदकिस्मती से आज अगर आप चोरी करें तो आपको माफ है, हर चीज माफ है। आपको झूठ बोलना सिखाया जाता है, आपको टैक्स अवॉइडेंस सिखाई जाती है, आपको टैक्स एवेजन सिखाई जाती है। इसलिए फिर ये बेचारे बाकी हम जैसे आप जैसे लोग जब पेट्रोल डलवाते हैं जाके, तो उसके अंदर इतना आप जाके डालते हैं, बिजली के मद में इतना देते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कमजोरियां आपकी, ये जो गवर्नेंस का हम जिक्र कर रहे थे ना पहले हिस्से में। ठीक हो गया।